हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल संबल स्टडीज़ में। आज हम लोग शुरू करते हैं एक नया चैप्टर, एक नया कोर्स, जिसको हम कह सकते हैं ये कोर्स का जो कंटेंट होगा वो कहीं कहीं पर कोर्स लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के नाम से यानी LPM के नाम से ऑफर होता है। कुछ डिग्री प्रोग्राम्स में वो LFP के नाम से, लाइव स्टॉक फार्म प्रैक्टिसेस के नाम से ये ऑफर किया जाता है, और कहीं कहीं पर ये इंट्रोडक्टरी टू एनिमल हस्बेंड्री यानी इस नाम से ऑफर होता है। तो इसका जो कंटेंट होगा वो बेसिकली जो निर्भर होगा वो लाइव स्टॉक मैनेजमेंट पर, यानी हम इसमें बात करेंगे लाइव स्टॉक मैनेजमेंट की। अब देखिए, जब भी ये शब्द आता है लाइव स्टॉक और मैनेजमेंट, ये दो वर्ड्स हैं, तो सबसे पहले तो हम ये सोचते हैं कि लाइव स्टॉक क्या होता है। भाई लाइव स्टॉक किसको कहते हैं? तो जैसे हम ये जाने कि कोई भी फार्म है या कोई भी चीज़ है, तो स्टॉक क्या होता है? स्टॉक होगा गैदरिंग, कुछ आइटम्स की, कुछ आर्टिकल्स की, कुछ सब्जेक्ट्स की अगर हम गैदरिंग कर दें तो उसको कहते हैं कि ये हमारा स्टॉक है। हमारे स्टॉक में इतनी चीज़ें हैं, इतने पेन हैं, या इतनी पेंसिल है, या इतना ये आर्टिकल है। यानी कोई भी अगर चीज़ों की गैदरिंग है कहीं एक जगह पर, तो उसको कहेंगे कि ये स्टॉक है। और अगर लाइव स्टॉक क्या होगा कि अगर वो लाइव मटेरियल है, जिसकी गैदरिंग की गई है, जिसको इकट्ठा किया गया है एक जगह, जिसको स्टोर किया गया है, अगर वो लाइव मटेरियल है तो इसको कहेंगे कि ये लाइव स्टॉक है। तो हर किसी फार्म में, हम अगर एनिमल फार्म के रेस्पेक्ट में बात करें, तो इसमें एक तो लाइव स्टॉक होगा जो हमारा लाइव मटेरियल होगा, जिसमें एनिमल्स होंगे। और क्या हो सकता है? इसका उल्टा क्या हो सकता है? इसका उल्टा हो सकता है डेड स्टॉक, यानी लाइव स्टॉक का उल्टा होगा डेड स्टॉक। तो डेड स्टॉक में कौन से आइटम्स आएंगे, कौन से आर्टिकल्स आएंगे कि जो डेड हों, यानी जो लाइव ना हो। तो ऐसे आर्टिकल्स को, जैसे फर्नीचर है, चेयर टेबल, इस तरह की चीज़ें हैं, कुछ टूल्स हैं फार्म के, या कुछ और चीज़ें हैं, बिल्डिंग्स हैं, मशीन्स हैं, ये सारा जो स्टॉक होगा, ये जो स्टॉक होगा हमारा, ये कहलाएगा डेड स्टॉक। और जो लाइव मटेरियल हमारे पास होगा वो कैसा लाइव मटेरियल हो सकता है? वो कैटल हो सकता है, बफेलो हो सकता है, सीप हो सकता है, गोट हो सकता है, पिग हो सकता है, यानी इस तरह के जितने भी एनिमल्स होंगे, तो उनको हम अगर जहाँ भी इकट्ठा करेंगे या जिस रजिस्टर में हम उसकी इन्वेंट्री बना रहे हैं, तो वो लाइव स्टॉक का रजिस्टर होगा। यानी लाइव स्टॉक और डेड स्टॉक, ये दो चीज़ें अगर हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो हमें लाइव स्टॉक की मीनिंग समझ में आ जाती है। अब लाइव स्टॉक और आगे एक टर्म होता है मैनेजमेंट। आजकल मैनेजमेंट ज़्यादातर वर्ड्स के पीछे, ज़्यादातर साइंस के पीछे मैनेजमेंट को लगा दिया गया है, जैसे टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, जैसे फाइनेंस मैनेजमेंट। तो इस तरह से मैनेजमेंट जो एक वर्ड है, ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, क्या शो करता है, इसको हम समझ लेते हैं कि मैनेजमेंट का मतलब होता है, जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है मैनेजमेंट का, वो होता है टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी, यानी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना। किसी भी चीज़ की हमें एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना है तो वो हम मैनेजमेंट के थ्रू करते हैं। और मैनेजमेंट है क्या चीज़ कि ये जो भी रिसोर्सेज हमारे पास होते हैं, जो भी रिसोर्सेज होंगे, चाहे वो टेक्निकल रिसोर्स हो, चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्स हो, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो, चाहे हमारा कोई फिजिकल रिसोर्स हो, तो इस तरह के जितने भी रिसोर्स होंगे, उन रिसोर्सेज को इस तरह से हम कोऑर्डिनेट करते हैं कि उससे हमको मैक्सिमम प्रोडक्शन मिल जाए, मैक्सिमम क्वालिटी मिल जाए। तो एफिशिएंसी बढ़ाने का क्या मतलब हुआ कि कम समय में ज़्यादा उसका जो उत्पादन है वो ज़्यादा लेना, यानी ज़्यादा काम करना, मोर वर्क डन इन लेस टाइम, कि कम समय में ज़्यादा कार्य करना, इसको कहते हैं हम कि एफिशिएंसी का बढ़ जाना। तो इसमें हमें क्या देखना है मैनेजमेंट में कि हम सारे रिसोर्सेज जो हमारे पास होते हैं वो इस तरह से कोऑर्डिनेट करें जिससे कि हमारे जो फार्म की एफिशिएंसी हो, लाइव स्टॉक की एफिशिएंसी हो, चाहे वो प्रोडक्शन हो या प्रोडक्टिविटी हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो इस तरीके से हम लाइव स्टॉक मैनेजमेंट जो शब्द है, जो वर्ड है, इसकी मीनिंग को हम समझ सकते हैं। इसी तरीके से अब इसमें हमें क्या करना है कि हमें जो पढ़ना है वो क्या क्या हम पढ़ते हैं लाइव स्टॉक मैनेजमेंट में,
हम लोग जरा एक बार सोच के देखें कि इसमें हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी होंगी। तो अगर इस बात का डिस्कशन करें तो लाइव स्टॉक का मैनेजमेंट हम 4 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। उसमें क्या क्या होता है कि पहला होगा हाउसिंग एंड जनरल मैनेजमेंट, कि जो भी हम जहाँ भी हम अपने फार्म को इस्टेब्लिश करना है तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि वो कैसा प्लेस होना चाहिए, उसकी साइट कैसी होनी चाहिए जहाँ हमें अपने एनिमल फार्म को बनाना है। दूसरा चीज़ आता है इसकी हाउसिंग कैसी हो। अलग अलग जो हमारा एक बड़ा डाइवर्स कंट्री है और कंट्री में अलग अलग जगहों पर अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, अलग अलग सॉइल टाइप होता है, अलग अलग रेनफॉल होगा, यानी जो क्लाइमेट है वो अलग अलग होता है। उन क्लाइमेट्स के हिसाब से हम अपने एनिमल्स के हाउस या ह्यूमन के हाउस भी हम उस तरीके से डिज़ाइन करते हैं कि जिससे कि उन क्लाइमेटिक कंडीशंस में, उन इन्वायरमेंटल कंडीशंस में वो सुटेबल हो। तो हाउसिंग में हम लोग ये ध्यान दे के पढ़ेंगे कि कितने टाइप की हाउसिंग होती है, कौन कौन से हाउसिंग सिस्टम हैं या रियरिंग सिस्टम हैं एनिमल्स के। तो ये हम हाउसिंग एंड सैनिटेशन मतलब उसकी हम साफ सफाई कैसे करें, इन चीज़ों का हम एनिमल हाउसिंग और सैनिटेशन में ध्यान रखेंगे कि मतलब हम जनरल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। दूसरा क्या हो सकता है, फीडिंग मैनेजमेंट। हम लोग जानते हैं कि जो लाइव स्टॉक रियरिंग का एक बहुत बड़ा पार्ट, एक बहुत बड़ी कॉस्ट जो आती है वो फीडिंग से आती है में हमको खर्च करनी पड़ती है। तो लाइव स्टॉक की फीडिंग करने के लिए हम कैसे उसकी फीडिंग करें जिससे कि हमारा खर्च भी कम हो और हमारे जो लाइव स्टॉक का हेल्थ का स्टेटस है और प्रोडक्शन का स्टेटस है वो दोनों भी मेंटेन रह सके, वो अच्छा रह सके, वो हमें अच्छा प्रोडक्शन दे सके, उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी हो। तो यानी बैलेंस राशन की हम बात करेंगे, कैसे डिज़ाइन करेंगे, किसी एनिमल को कितना क्वांटिटी में बैलेंस राशन देना है और बैलेंस राशन के इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे, इस तरीके की चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे उसके फीडिंग मैनेजमेंट में। इसी तरह से जो तीसरा पार्ट होता है वो है ब्रीडिंग मैनेजमेंट का। तो ब्रीडिंग मैनेजमेंट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ब्रीड्स हैं, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो किन रीजन में पाए जाते हैं। तो उन ब्रीड्स के बारे में कि जो इम्प्रूव्ड ब्रीड्स हैं लाइव स्टॉक के, उनको हम लोग स्टडी करेंगे और कौन कौन से ब्रीडिंग के मेथड्स और ब्रीडिंग के टेक्निक्स हम यूज़ कर सकते हैं जिससे कि जो आगे की प्रोजेनिंग हो वो एक अच्छी जनरेशन आए, एक अच्छा एनिमल आए और वो भविष्य में एक अच्छा उत्पादक बन सके और हमारे लिए वो एक फ़ायदेमंद साबित हो सके। तो ये हम ब्रीडिंग के मेथड्स क्या हैं, ब्रीडिंग की टेक्निक्स क्या हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होगा, इन सब चीज़ों को हम उसके ब्रीडिंग मैनेजमेंट में लाइव स्टॉक के डिस्कस करेंगे। और जो लास्ट पार्ट आएगा इसका वो आएगा हमारा डिजीज़ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, कि यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा सा कुछ डिजीज़ के बारे में, कुछ डेफिशिएंसी डिजीज़ के बारे में, कि जैसे हमारे खाने में या एनिमल्स के फीड में अगर किसी एलिमेंट की या किसी खनिज की या किसी मिनरल की, विटामिन की अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसे कैसे कैसे रोग हो सकते हैं। तो ये डेफिशिएंसी डिजीज़ कहलाएंगे। कुछ इन्फेक्शियस डिजीज़ होंगे जो हमारे इन्फेक्शियस एजेंट से, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, इन चीज़ों से फैलते हैं। तो उन डिजीज़ के बारे में हम लोग समझेंगे और इन डिजीज़ का कैसे हम बचाव करें, हम कैसे इससे प्रिवेंशन करें और अगर डिजीज़ हो सकता है तो उसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो इस चीज़ों को हम उसके हेल्थ मैनेजमेंट के अंतर्गत, जो लाइव स्टॉक मैनेजमेंट में जो हेल्थ मैनेजमेंट हम पढ़ेंगे उसमें हम डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं अपनी बात कि आज का जो लेक्चर होगा, आज का जो पार्ट है वो हम मुख्य रूप से हम डिस्कस करेंगे कि आज डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइव स्टॉक पॉपुलेशन, कि जो लाइव स्टॉक पॉपुलेशन है उसकी हमारे कंट्री में कैसी डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन है, कि अलग अलग प्लेस पर किस तरह के लाइव स्टॉक या किस तरह की चीज़ हम जानवरों को रख सकते हैं। तो ये किस पर डिपेंड करता है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि जो हमारा देश है ये बहुत डाइवर्स कंट्री है। इसमें कहीं पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है, कहीं बहुत कम रेनफॉल होता है, कहीं बहुत हॉट एरिया होता है तो कहीं बहुत कोल्ड एरिया होता है। तो इस तरह का जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं होती हैं और अलग अलग सॉइल टाइप होगा। कहीं पर मिट्टी किसी तरह की है, कहीं पर दूसरी जगह मिट्टी किसी तरह की होगी।
तो यानी कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसे हैं, जैसे रेनफॉल है या इसको ह्यूमिडिटी कह सकते हैं, उसका एनवायरमेंटल टेम्परेचर वहाँ का है। तो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये बहुत बेसिक फैक्टर हैं जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो ये डिसाइड, और सॉइल टाइप जो मिट्टी का प्रकार है, तो ये डिसाइड करता है कि वहाँ पर क्रॉप कैसी होगी। और क्रॉप जिस तरह की होगी, हम लोग देखते हैं कि हमें जैसा एग्रीकल्चर होता है उसी के अकॉर्डिंग एनिमल हस्बेंड्री को भी डेवलपमेंट करना होता है। यानी जिस तरह का एग्रीकल्चर होगा उसी के अकॉर्डिंग एनिमल हस्बेंड्री भी उस एरिया में डेवलप होगा। तो आइए जानते हैं कि आज हमारे जो है आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइवस्टॉक। तो हमारे पूरी कंट्री को इन बेसिस पर, किस बेसिस पर, रेनफॉल, टेम्परेचर एंड सॉइल टाइप, रेनफॉल, टेम्परेचर और सॉइल टाइप के बेसिस पर 5 मेजर जोन्स में या रीजन्स में बांटा गया है, जिसको हम कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री रीजन्स या एनिमल हस्बेंड्री जोन्स। तो बेसिकली एनिमल हस्बेंड्री रीजन्स जो बनाए गए, तो वो इन बेसिस पर बनाए गए कि उस एरिया का, किसी एरिया का टेम्परेचर, उसका रेनफॉल और वहाँ का सॉइल टाइप। तो आइए एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारे यहाँ पर किस तरह के डेमोग्राफिक जोन्स मिलते हैं। तो पहला जो एनिमल हस्बेंड्री जोन है वो है कि टेम्परेट या हिमालयन रीजन। टेम्परेट शब्द ही अपने आप में ये हमें बताता है कि टेम्परेट का मतलब होगा कि जो कोल्ड एरिया हो, जो कूल एरिया रहता हो, जहाँ साल भर टेम्परेचर कम रहता हो और ड्राई रहता हो, यानी ह्यूमिडिटी कम रहती हो। तो ऐसे एरिया जहाँ पर पूरे साल बर्फ़ जमी रहती हो या ठंडे रहते हों, उस रीजन को हम कहेंगे कि यहाँ पर ये टेम्परेट रीजन है। तो टेम्परेट हिमालयन रीजन, तो जो हिमालयन रीजन है हमारा, जैसे हमारा कंट्री है उसके नॉर्थ में ये हिमालयन रीजन है, तो वो जो हिमालयन रीजन है वो रीजन इसमें आता है, इस पार्ट में आता है। तो इस रीजन में कौन कौन से जगहें आएंगी हमारे यहाँ पर? तो देखिए, इस रीजन में हमारा जम्मू एंड कश्मीर आएगा, हिमाचल प्रदेश आएगा, कुछ पार्ट पंजाब का आता है, और हिली एरिया उत्तर प्रदेश न कह के अगर हम सोचें कि उत्तराखंड का जो एरिया है, ये जो हिली एरिया है वो आता है। कुछ पार्ट उसमें वेस्ट बंगाल और आसाम का जो माउंटेन एरिया है, जो हिली एरिया है, माउंटेनियस पार्ट जो होगा वो हमारा इस टेम्परेट हिमालयन जोन में आएगा। तो इस जोन में क्या होगा कि कैसा क्लाइमेट होगा, कैसा एनवायरनमेंट होगा। तो आप सोचिए, जब आप पहाड़ के बारे में एक बार आप थोड़ा सा इमेजिन करिए कि वहाँ पर क्या होता है। वहाँ पर एक तो होता है कि जो विंटर में है वो टेम्परेचर बहुत डाउन होता है, यानी विंटर सीजन में वहाँ पर क्या मिलता है, स्नो एंड फ्रॉस्ट की कंडीशन मिलती है। स्नो और फ्रॉस्ट की कंडीशन यानी बर्फ गिरती है विंटर सीजन में, तो ये एक चीज़ देखने को मिलती है। और दूसरी बात, जो माउंटेन्स पर है तो बारिश बहुत होती है, इस वहाँ पर जो है रेनफॉल बहुत हाई होता है। तो यहाँ के इस रीजन की जो पेक्यूलियर फीचर है वो क्या है कि हाई रेनफॉल होगा और स्नो एंड फ्रॉस्ट की कंडीशंस इन विंटर सीजन। तो हमें पता चल गया कि जो हमारा टेम्परेट हिमालयन रीजन है उनमें कौन कौन सी जगहें आती हैं। और आप मैप में, आप इंडिया के मैप को इमेजिन करके देखिए कि जो ऊपर का नॉर्थ का पार्ट है और जो हिमालय की जो सीरीज आई है पूरी, जो हिल्स की, वो सारा पार्ट हमारा इस रीजन में आएगा। तो विंटर में स्नो और फ्रॉस्ट की कंडीशन और हैवी रेनफॉल ये हो सकता है। तो अब आप सोचिए कि यहाँ पर जो वेजिटेशन होगा, जो वहाँ की वनस्पतियाँ होंगी वो कैसी होती हैं। तो जब आप कभी पहाड़ों पे आपने देखा होगा ऐसे हिल्स में, माउंटेन्स में जाके, तो वहाँ पर क्या होता है कि माउंटेनियस फॉरेस्ट टाइप के होते हैं। वहाँ कोई ऐसा प्लेन एरिया नहीं मिलता है, वहाँ कोई ऐसा एग्रीकल्चर का सिस्टम बहुत डेवलप्ड नहीं होता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि हिल एरिया होता है, तो ऊपर कुछ चढ़ाई होगी, फिर नीचे उतर आएंगे, फिर उसके ऊपर एक और चोटी होगी पहाड़ की। तो इस तरह का जो वहाँ की ज्योग्राफी होगी, तो इसमें पर यहाँ पर घास ज़्यादा होगी क्योंकि जंगल है। तो यहाँ जो एनिमल्स रहेंगे वो कैसे एनिमल्स रह सकते हैं कि वो किस पर डिपेंडेंट होंगे, वो उस घास पर डिपेंडेंट होंगे, यानी पॉस्चर इज द मेन फीचर
ऑफ दिस पर्टिकुलर एरिया। तो जो एनिमल्स होंगे वो डिपेंडेंट होंगे अपने फीडिंग के लिए, पास्चर के लिए, जो ग्रास लैंड होंगे, पास्चर होंगे, उन पर वो चरेंगे और चर के अपनी फीडिंग की रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे। और यहाँ की खास बात क्या होती है कि सर्दियों में पहाड़ों पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ने लगती है, वहाँ पर लाइव स्टॉक को और ह्यूमन बींग्स को रहना बहुत मुश्किल होता है। तो उस कंडीशंस में ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग माउंटेन से नीचे उतरकर ये फुट हिल्स में आ जाते हैं, मतलब हिल्स के नीचे उतर आते हैं। और जब भी गर्मियों का मौसम आता है तो वहाँ पर क्या करते हैं ये लोग, उस समय अच्छी वेजिटेशन वहाँ मिलती है और ये लोग फिर ऊपर चढ़ के पहाड़ों पर चले जाते हैं। तो इस तरीके से इनका मूवमेंट होता है फ्रॉम फुट हिल्स से, जो है इनका मूवमेंट अप और डाउन होता रहता है। यहाँ पर कैसे एनिमल्स हो सकते हैं, तो देखिए जब पहाड़ हैं, अगर ऊपर चढ़ना है पहाड़ पर और फिर नीचे उतरना है तो बहुत हैवी वेट का एनिमल यहाँ नहीं रह सकता है। तो जब हैवी वेट का एनिमल नहीं रह सकता तो हमारे छोटे एनिमल्स पालने के लिए ये रीजन सुटेबल होता है। जैसे सीप एंड गोट, भेड़ और बकरी को छोटी छोटी होती हैं, ये सब जगह पहाड़ों पे झाड़ियों पे चढ़ती हुई चली जाती हैं और आराम से उसको उतरते हुए चले आते हैं। अगर वहाँ पर आप सोचिए और इमेजिन करिए कि अगर वहाँ भैंस रख दिया जाए, बफेलो रख दिया जाए, या बहुत हाई वेट की क्रॉस ब्रीड कैटल को रख दिया जाए, तो क्या होगा, वो ऊपर नहीं चढ़ पाएगा आसानी से या नीचे नहीं उतर पाएगा और इस दौरान वो फिसल सकता है, गिर सकता है और उसको बहुत भयंकर चोट आ सकती है। तो इसलिए इस रीजन के लिए जो सबसे मेन लाइव स्टॉक होता है वो सीप और गोट आर द मेन लाइव स्टॉक इन दिस रीजन। कैटल कैसा होगा, क्या कैटल होता ही नहीं, ये नहीं कह सकते कि वहाँ कैटल दिखता ही नहीं है, होता ही नहीं है। जो वहाँ गाय होती है तो वो कैसी होती है, बहुत छोटी होती है, बहुत छोटे साइज की होती है और वो जनरली नॉन डिस्क्रिप्ट एनिमल होता है, कोई ब्रीड ऐसी वो एज सच नहीं होती है। और वो जो है बहुत लो प्रोड्यूसर का वो कैटल होता है। तो अगर कैटल देखने को भी मिलता है तो वो बहुत ही लो प्रोड्यूसर कैटल होगा। और जनरली सीप और गोट यहाँ पर पाले जाते हैं। सीप और गोट भी किस तरह की, जिनमें फर बहुत ज़्यादा हो, वो यहाँ पर ज़्यादा अच्छी तरीके से रह सकते हैं। जिनमें तो इनका जो मेन प्रोडक्ट क्या होगा यहाँ पर लाइव स्टॉक का, यहाँ मेन प्रोडक्ट लाइव स्टॉक का होता है वूल, यानी ऊन। उसका जो ऊन काटते हैं उसका बाल और ऊन जो होता है, गोट से भी हमको मिलता है फाइबर और ये सीप से वूल मिलता है। तो ऐसी सीप और गोट वहाँ पर पालना आसान होता है और वहाँ पर इस तरह के लाइव स्टॉक एनिमल्स मिलते हैं। तो देखिए हम लोगों को ध्यान क्या देना है, हम लोग आप लोग पेन और पेपर लेके बैठिए और इसको एक नोट्स की तरह छोटा छोटा सा शॉर्ट नोट बनाते हुए चलिए, जिससे आपको रिवीजन में आसानी होगी। तो इसमें हमें रीजन का नाम याद रखना है तो भाई टेम्परेट हिमालयन रीजन। अब आप समझ गए टेम्परेट का मतलब कोल्ड टेम्परेचर। तो सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है वहाँ और इस तरह की सिचुएशन होती है, हाई रेनफॉल होता है। और यहाँ जो एनिमल होगा वो चूँकि उसको पहाड़ के ऊपर चढ़ना है, नीचे उतरना है, तो वो छोटे साइज का होना चाहिए, यानी सीप और गोट सुटेबल ब्रीड्स हैं। तो सीप और गोट का मेन प्रोडक्ट वहाँ पर क्या आएगा, वूल उसका मेन प्रोडक्ट आएगा। एनिमल्स को रखेंगे कैसे, खिलाएंगे क्या, जो वहाँ पर पास्चर्स होते हैं, जो ग्रास लैंड्स होते हैं, उनसे वो अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा कर लेता है। तो इस तरीके से हम समझ के इसको याद रख सकते हैं। दूसरा जो रीजन आता है वो है ड्राई नॉर्दर्न रीजन। ड्राई नॉर्दर्न रीजन, अब आप समझिए कि जब हम हिल्स से नीचे उतरते हैं, वो जो रीजन मिलता है हमको हाई हिल्स से, हाई माउंटेन से जब हम नीचे उतर के आते हैं, वो उस तरह का जो रीजन होता है वो हमारा होता है जो ड्राई नॉर्दर्न रीजन। नॉर्दर्न एरिया है इसलिए नॉर्दर्न रीजन कहेंगे और ड्राई होगा क्योंकि हम टेम्परेट से नीचे आए हैं, तो ये भी इसका भी क्लाइमेट ठीक रहता है। तो ये एरिया कैसा है, ये प्लेन होते हैं। जब ये जनरली प्लेन होते हैं तो कहाँ के कौन से एरिया इसमें कवर करते हैं, तो प्लेन ऑफ पंजाब, यानी पंजाब का प्लेन होगा, हरियाणा का एरिया होगा, दिल्ली का एरिया होगा, राजस्थान होगा एंड सम पार्ट्स ऑफ यूपी, यानी प्लेन पार्ट ऑफ यूपी, एमपी, मध्य प्रदेश एंड गुजरात। तो ये एरिया जो आएगा ये हमारा होगा ड्राई नॉर्दर्न रीजन का। तो आप एक बार फिर से सुन लीजिए, अगर आप नोट कर रहे हैं तो आप इसको नोट करते रहिए कि प्लेन ऑफ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान
एंड सम पार्ट्स ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश, एमपी, मध्य प्रदेश एंड गुजरात। तो ये एरिया हमारा आएगा। अब देखिए ये जो चूंकि ये प्लेन एरिया है, चूंकि ये प्लेन एरिया है तो इसलिए यहाँ क्या है, यहाँ तो हम अच्छे एनिमल्स, बड़े एनिमल्स रख सकते हैं जो हाई प्रोड्यूसिंग एनिमल्स हो। तो इसीलिए जो बहुत अच्छी बफेलो की ब्रीड्स हैं, बहुत अच्छी जो भैंस की प्रजातियाँ जैसे मुर्रा है, नीली रावी है, तो इस तरह की सुरती है, जो इस तरह की हैं, नीली रावी है, मुर्रा है, जो सबसे ज़्यादा दूध देने वाली जो भैंस की प्रजातियां हैं वो इस क्षेत्र से डेवलप हुई। और अच्छी गाय की प्रजातियां जैसे हरियाणा, ये अच्छी गाय की प्रजाति है। भाई जब आपको ब्रीड्स पढ़ाया जाएगा तब आपको ये क्लियर होगा कि कौन सी ब्रीड कहाँ से ओरिजिनेट हुई और कहाँ पाई जाती है। तो यानी अच्छे एनिमल्स, यहाँ हमको इतना ही ध्यान रखना है कि हाई प्रोड्यूसिंग कैटल एंड बफेलो यहाँ हम रख सकते हैं। और यहाँ पर और क्या रख सकते हैं, यहाँ सब तरह के एनिमल्स रख सकते हैं। सीप है, गोट है, आराम से हम इसको पाल सकते हैं। हार्स है, डंकी है, ये सारे तरीके के एनिमल्स हम इसमें रख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्रॉप्स कैसी होंगी, यहाँ जो मेन फीड मटेरियल एनिमल्स के लिए होता है, लाइव स्टॉक के लिए, दैट इज व्हीट स्ट्रा, यानी गेहूं का भूसा, क्योंकि यहाँ पर गेहूं की फसल बहुत अच्छी तरीके से होती है। यहाँ एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है, तो जहाँ भी एग्रीकल्चर होता है अच्छा होगा, वहाँ हम डेयरी टाइप के एनिमल्स को रेयर करने के लिए वो एरिया सुटेबल होता है। तो यानी व्हीट स्ट्रा जो मेन ड्राई फॉडर का सोर्स होगा वो व्हीट स्ट्रा से मिलता है। और यहाँ पर कल्टीवेटेड फॉडर क्रॉप्स भी मिलती हैं कि हम हरा चारा बोते हैं और हरा चारा भी जानवरों के लिए उपलब्ध रहता है। तो ये वेल फेड एनिमल होते हैं, मतलब इनको खाने की कमी नहीं होती है, बहुत अच्छा और पौष्टिक जो है फीड इनको खाने को मिलता है। तो ये इसीलिए ये हाई प्रोड्यूसर्स होते हैं, हाई प्रोड्यूसर एनिमल्स को यहाँ पर पाला जा सकता है। तो ये हमारा था ड्राई नॉर्दर्न एरिया, जो दूसरा एरिया था। जो इसमें थर्ड एरिया है, तीसरा इसका जो रीजन है वो है नॉर्थ वेस्ट रीजन। नॉर्थ वेस्ट रीजन, अब देखिए नॉर्थ और वेस्ट का जो रीजन होगा इसमें सॉरी ये नॉर्थ ईस्ट रीजन है, नॉर्थ वेस्ट रीजन नहीं है, इसको सही कर लीजिए, ये नॉर्थ ईस्ट रीजन है। तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में, नॉर्थ ईस्ट रीजन कौन सा होता है, हमारे जो कंट्री का नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, जिनको हम कहते हैं कि ये नॉर्थ NE स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं। तो वो जो है पार्ट हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन होगा। इसमें NE स्टेट्स क्या आएंगे, जैसे सिक्किम, मेघालय, ये आसाम का पार्ट है, ये जो 5-7 स्टेट्स आते हैं जिनको नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स कहते हैं, वो स्टेट्स इसमें आएंगे। और आसाम का पार्ट आएगा, और प्लेन ऑफ बंगाल, कुछ बंगाल का लगा हुआ एरिया, उड़ीसा का, और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश का कुछ एरिया जो है इस नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आता है। तो नॉर्थ ईस्ट से ही आप समझ लीजिए कि ये नॉर्थ ईस्ट की बात हो रही है, अपने कंट्री के जो नॉर्थ ईस्ट में पार्ट होता है। यहाँ पर क्या होता है कि रेनफॉल करीब 125 सेंटीमीटर होती है, एनुअल रेनफॉल अच्छी होती है, ठीक ठाक रेनफॉल होती है। और यहाँ का जो मेन क्रॉप होता है वो राइस है, यानी धान की खेती यहाँ पर अच्छी होती है। राइस की का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा होता है, और इसीलिए जो स्टेपल फूड है यहाँ का वो इस एरिया का राइस होता है। और एनिमल्स के लिए क्या अवेलेबल होगा, जब राइस जहाँ पर ज़्यादा पैदा होगा तो जो राइस का स्ट्रा है, यानी जो पुआल है, जो धान के पौधे से धान निकालने के बाद जो वेस्ट बचता है, वो धान का पुआल जिसको कहते हैं हम, तो वो राइस स्ट्रा है, वो जो है मेन इसमें एनिमल्स के फीड के लिए ड्राई फॉडर के रूप में अवेलेबल रहता है। और हम लोग जानते हैं कि जो राइस स्ट्रा होता है, जो धान का पुआल है, ये इसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत कम होती है, और इसमें कुछ जो है एंटी न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो एनिमल्स के लिए हार्मफुल भी होते हैं। अगर इनको लगातार खिलाया जाए पुआल को, और कहीं अगर इसमें कोई एडल्ट्रेशन हो गया, फंगस आ गया, तो ये और बहुत सारी बीमारियां कर सकता है। तो इस तरीके से जो ये एक पुअर फीड माना जाता है एनिमल्स के लिए, तो ये
यहाँ पर कैसे एनिमल्स होंगे, जो कैटल बफेलो होंगे वो पुअर यील्डर होंगे, यानी उनका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा नहीं होगा। और कुछ इसमें इस रीजन में शीप गोट भी होते हैं, लेकिन इसमें याद रखना है कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स होते हैं उनमें मेन जो होता है वो पिग का रियरिंग होता है, यानी पिग के लिए, पिग हस्बेंड्री के लिए ये बहुत सुटेबल रीजन होता है। और यहाँ पर इसीलिए नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो लोगों की फीडिंग हैबिट होती है वो पार्क ज़्यादा यूज़ करते हैं खाने में, यानी पिग का मीट खाना पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ पर पिग की अवेलेबिलिटी होती है। तो ये रीजन है। तो इस रीजन के बारे में हमें क्या याद रखना है कि कौन कौन से जगहें आएंगी इसमें। दूसरी बात, इसमें रेनफॉल होता है अच्छा, इसमें राइस का प्रोडक्शन अच्छा होता है। हम हर एक चीज़ में एग्रीकल्चर से ज़रूर एनिमल हस्बेंड्री को जुड़ना होता है कि अगर राइस का प्रोडक्शन होगा तो पशुओं के लिए जो फूड मिलेगा, जो फीड मिलेगा वो भी राइस स्ट्राई मिलेगा, और राइस स्ट्राई एक अच्छा फीड नहीं होता, इसलिए हमें अच्छी क्वालिटी के एनिमल्स भी हम इसमें रियर नहीं कर पाते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि अब कौन सा स्टेट आएगा। अब ये आएगा रीजन जो सदर्न रीजन कहेंगे जिसको। तो सदर्न रीजन का मतलब हम लोग समझें कि सदर्न का मतलब दक्षिण होता है, साउथ, यानी साउथ का एरिया जो होगा वो हमारा सदर्न रीजन में आएगा। तो जैसे महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, तो ये जो एरिया होगा वो हमारा सदर्न रीजन में आएगा। तो नेक्स्ट हमने क्या लिखा, सदर्न रीजन। सदर्न रीजन की क्या कौन कौन सा एरिया आएगा इसमें देखते हैं कि इसमें महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र आएगा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, एंड सम पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। एमपी का कुछ पार्ट आएगा, मध्य प्रदेश का कुछ पार्ट आता है। बाकी जो सदर्न स्टेट्स हैं, साउथ में देखिए, आप याद करिए कि साउथ में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं। तो महाराष्ट्र है, ये साउथ का स्टेट है। ऐसे ही तमिलनाडु साउथ का स्टेट है, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ये सारे सदर्न स्टेट्स हैं। तो इन सदर्न स्टेट्स की में कैसा होता है कि इसमें जो है इसकी खास बात होती है, ये याद रखना है कि रेनफॉल जो होता है यहाँ पर बहुत लो होता है। तो जब लो रेनफॉल होगा, जब ये लो रेनफॉल होगा तो यहाँ पर फसल कैसी होगी, यहाँ पर क्रॉप कैसी होगी। तो क्रॉप हम वहाँ पर व्हीट और राइस इस तरह की क्रॉप कम पैदा कर पाएंगे। तो कैसी क्रॉप होगी, यहाँ पर मेन क्रॉप जो होगी वो मिलेट्स होती है। वो क्या होते हैं, मिलेट्स। मिलेट्स जानते हैं आप लोग क्या होता है, इसको इस समय श्री अन्न कह के बताया गया है कि मिलेट्स को श्री अन्न भी कहा गया है। तो मिलेट्स जो मोटे अनाज होते हैं, मोटे अनाज का मतलब क्या है कि जैसे जो हमारे मोटे अनाज में आते हैं कि जो आपके ज्वार है, बाजरा है, तो इस तरह के जो रागी है, इस तरह के इनमें इनकी खास बात ये होती है कि इनको वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, इनको पानी की रिक्वायरमेंट कम होती है। तो इसलिए 1 या 2 बार इनकी सिंचाई की जरूरत होती है और ये पैदा हो जाते हैं। तो जनरली ये क्या होता है कि जो रेनी सीजन में 1-2 बार बरसात हो गई थोड़ी सी, और उसी में ये बिना इरिगेशन के ही ये पैदा हो जाते हैं। तो इसलिए ये क्रॉप यहाँ पर लो रेनफॉल की वजह से होती हैं। जब ये क्रॉप होंगी तो लाइव स्टॉक को क्या मिलेगा खाने को। लाइव स्टॉक के लिए जो ये मिलेट्स के जो रेजिड्यूज होते हैं, जो डंठल होते हैं, जो दाना निकालने के बाद छूटता है, वो ड्राई फीड या ड्राई फॉडर के रूप में वो अवेलेबल होता है और वो बेसिक फूड होता है लाइव स्टॉक के लिए इस रीजन में। तो यहाँ पर क्या होगा, कैसे एनिमल्स होंगे, यहाँ पर देखिए जनरली ड्रॉट एनिमल पाए जाते हैं। ड्रॉट एनिमल क्या होते हैं भाई, ड्रॉट एनिमल होते हैं जिन एनिमल्स को ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे ये पोनी है, डंकी है, ये इस तरह के एनिमल्स इसमें जो है यूज़ होते हैं, जो ड्रॉट पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं, बोझा ढोने के लिए, खींचने के लिए। तो वो होते हैं ड्रॉट एनिमल। तो इस एरिया में ये ड्रॉट एनिमल ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर सीप और गोट ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। सीप एंड गोट, देखिए सीप की भी यही प्रकृति होती है कि उसको पानी की बहुत कम जरूरत होती है। ऐसे गोट भी है, कम पानी के एरिया में गोट हो सकता है। तो ये
अपना जो है रिक्वायरमेंट पूरा कर लेता है। तो यहाँ सीप और गोट जो है यहाँ पर काफ़ी अच्छी संख्या में पाया जाता है। और अगर बात करें स्पेसिफिकली और इसका जो पिक्यूलियर फीचर है वो सीप के लिए है कि ज़्यादातर जो सीप की ब्रीड्स हैं वो यहीं से पैदा हुई और यही उसका ट्रैक एरिया कहा जाता है कि कोई ब्रीड जिस एरिया में इवॉल्व करती है और फ्लोरिश करती है उस एरिया को कहते हैं कि इस ब्रीड का ये जेनेटिक ट्रैक है, मतलब यहाँ पर ये पैदा होता है। तो स्पेशली सीप की बहुत सारी ब्रीड्स, अच्छी ब्रीड्स वो इस सदर्न एरिया में आती हैं, सदर्न एरिया से ही आती हैं। तो इसमें इस तरह का एनिमल्स पाल सकते हैं। अब नेक्स्ट जो रीजन है वो है कोस्टल रीजन। अब देखिए कोस्टल रीजन क्या होता है, ये कोस्टल रीजन होता है जो समुद्र तक होते हैं, जो समुद्र के किनारे के एरिया होते हैं उनको कहते हैं कोस्टल। तो देखिए हमारा जो भारत है अगर उसके मैप को आप याद करें तो देखिए कि ये तीन तरह से समुद्र से घिरा हुआ है, यानी इसमें कोस्टल एरिया भी बहुत लंबा होता है। तो इस तरीके से ये कोस्टल एरिया में कौन कौन सी जगहें आएंगी ये हम लोग देख लेते हैं। इसमें आएगा कि कोस्टल बेल्ट ऑफ महाराष्ट्र का एरिया। महाराष्ट्र जैसे मुंबई में हम जानते हैं कि समुद्र होता है, तो महाराष्ट्र की जो बाउंड्री है वो भी समुद्र से मिली होती है। ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं। इसी तरह से महाराष्ट्र का एरिया होगा, कर्नाटका का है, केरला है, तमिलनाडु है। कर्नाटका आएगा, केरला का एरिया जो समुद्र से लगा हुआ होगा, तो कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु का एरिया आता है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश का एरिया आएगा, उड़ीसा आएगा, उड़ीसा का एरिया जो समुद्र से सटा हुआ है। और इसके अलावा क्या आता है, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न भाग, यानी इसमें वो सारे एरिया आप मैप से अगर देख लें कि वो सारे एरिया, वो सारे स्टेट्स जो समुद्र से छूते हुए हैं, समुद्र की बाउंड्री पे हैं, वो सारे स्टेट्स के उन एरियाज को हम कहेंगे ये कोस्टल रीजन है। अब इसमें इसका फीचर क्या होता है, इसमें बहुत हाई रेनफॉल होता है। इसमें क्या होता है, बहुत हाई रेनफॉल होता है। हाई रेनफॉल यानी इसमें जो है मोर देन 500 सेंटीमीटर, 500 सेंटीमीटर से ज़्यादा तक एनुअल रेनफॉल हो जाता है। बहुत ज़्यादा बरसात होती है यहाँ पे। तो इसका यही फीचर होता है। तो इसका क्लाइमेट यहाँ कैसा होगा, यहाँ पर ह्यूमिड क्लाइमेट होगा, यानी जो वातावरण होगा, एनवायरनमेंट होगा, उसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होगी, तो ये ह्यूमिड क्लाइमेट होगा। तो इसमें जो है, इसमें है कि जो बफेलो हैं वो ईस्टर्न घाट पर हमें बफेलो मिलते हैं, और क्रॉस बर्ड कैटल हैं वो हमें मिलते हैं वेस्टर्न घाट पर। तो ईस्टर्न घाट पर बफेलो ज़्यादा मिलते हैं और वेस्टर्न घाट पर ये क्रॉस बर्ड कैटल इसमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर कुछ जो है गोट और पिग्स भी इस रीजन में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर गोट और पिग भी यहाँ पर इसके लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो गोट एंड पिग्स आर आल्सो इम्पॉर्टेंट। तो ये इस रीजन की खास बात होती है। तो हम लोगों ने देखिए डिस्कस किया कि 5 कौन कौन से रीजन्स हैं, किन बेसिस पर इनको बांटा गया है, वहाँ पर कैसा वेजिटेशन होगा, कैसा क्लाइमेट होगा, तो कैसे एनिमल्स उसमें हम रियर कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं एनिमल सेंसस की बात, लाइव स्टॉक सेंसस की बात करेंगे कि लाइव स्टॉक की भी गणना होती है, जैसे ह्यूमन की सेंसस होती है, जनगणना जिसको हम लोग कहते हैं। जैसे लोगों की गणना होती है उसी तरह से लाइव स्टॉक की भी सेंसस होती है, लाइव स्टॉक की भी गणना होती है। तो अब हम बात करेंगे लाइव स्टॉक सेंसस के बारे में। तो लाइव स्टॉक सेंसस के बारे में चर्चा करते हैं। तो आइए देखिए बात करते हैं लाइव स्टॉक सेंसस के बारे में। तो हम लोग बात कर रहे थे कि जैसे जनगणना होती है वैसे ही पशुओं की भी गणना होती है, इसको पशु गणना भी कहते हैं हिंदी में। तो कितना लाइव स्टॉक हमारी कंट्री में अवेलेबल है
और वर्ल्ड में, दुनिया में इसकी कौन सी रैंक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लेटेस्ट जो लाइव स्टॉक सेंसस है वो कब हुआ था। तो लेटेस्ट लाइव स्टॉक सेंसस इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिए। ये 20th लाइव स्टॉक सेंसस है जो 2019 में कंडक्ट किया गया था। 2019 में 20th लाइव स्टॉक सेंसस को कंडक्ट किया गया था, जो कि इस समय का लेटेस्ट लाइव स्टॉक सेंसस है। 2019 में किया गया था। 2019 के पहले कब किया गया था? 2019 के पहले 2012 में किया गया था। तो यानी 2012 में हुआ था जो 19th सेंसस था, और उसके बाद 2019 में 20th सेंसस किया गया। कितने स्पीसीज के एनिमल्स की काउंटिंग की जाती है लाइव स्टॉक सेंसस के अंतर्गत? तो वो हैं 16 स्पीसीज होती हैं, 16 स्पीसीज होती हैं जिनकी काउंटिंग हम लाइव स्टॉक सेंसस में करते हैं। उसमें क्या क्या आता है? उसमें कैटल है, बफेलो है, मिथुन है, याक है, और सीप, गोट, पिग और डंकी, पोनी, ये सब जो है मिला के, एलिफेंट है, रैबिट है, डॉग है और पोल्ट्री है। ये इस तरह से 16 जो है जो स्पीसीज हैं उनकी काउंटिंग की जाती है। अब हम जानते हैं कि पोल्ट्री के अंतर्गत क्या आता है। पोल्ट्री के अंतर्गत आपका चिकन आता है, जिसको हेन कहेंगे, और डक आता है, और फाउल आता है। तो चिकन, डक, फाउल ये पोल्ट्री के अंतर्गत काउंट किए जाते हैं। और बाकी लाइव स्टॉक के अंतर्गत जो होते हैं कैटल, बफेलो, याक, मिथुन, इनको कहते हैं टोटल बोवाइन। इन चारों को मिलाकर बोवाइन स्पीसीज कहा जाता है। सीप, गोट हो गया, इसके बाद पिग हो गया, हार्स हो गया, डंकी हो गया, पोनी है, और रैबिट है, डॉग है, एलिफेंट है एंड पोल्ट्री। तो इस तरीके से 16 होते हैं। अब इनका हम जो 20th लाइव स्टॉक सेंसस हुआ था उनके अनुसार कितनी संख्या है, इस बात को डिस्कस करेंगे, और कौन सी रैंक है वर्ल्ड में इंडिया की, इस बात को भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें से सवाल काफ़ी बनते हैं और काफ़ी पूछ दिए जाते हैं। कई बार ये केवल रैंक पूछ दिया जाता है कि कैटल के पॉपुलेशन में कौन सा रैंक है वर्ल्ड में इंडिया का, बफेलो की पॉपुलेशन में वर्ल्ड में कौन सा रैंक है इंडिया का, तो ये पूछ दिया जाता है। इसलिए इसको हमें याद रखना होगा, इसको नोट कर लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। इसमें सबसे पहला है कैटल। कैटल की पॉपुलेशन, ये यहाँ पर कैटल का नंबर दिया है जो मिलियंस में है, मतलब जितनी संख्या लिखी है उतने मिलियन की बात हो रही है। मिलियन का मतलब क्या होता है? मिलियन कितना होता है? 10 lakhs, यानी इतने को अगर 10 लाख से गुणा कर दो तो वो संख्या आएगी, वो उसकी एक्चुअल पॉपुलेशन होगी। तो हमने नंबर किसमें लिया है? मिलियंस में लिया है। तो कैटल की पॉपुलेशन 192.49 मिलियन थी, और इसका रैंक जो था वर्ल्ड में वो सेकंड था, यानी पूरे वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे कैटल पॉपुलेशन में इंडिया था। दूसरा है बफेलो, इसकी जो पॉपुलेशन है वो 109.85 यानी 109.85 मिलियन, और इसकी रैंक फर्स्ट है, यानी सबसे ज़्यादा बफेलो की पॉपुलेशन वाला देश है अपना। तो बफेलो की पॉपुलेशन में इसकी फर्स्ट रैंक है। अगर टोटल बोवाइन पॉपुलेशन की बात करें, बोवाइन पॉपुलेशन में क्या कैटल और बफेलो की पॉपुलेशन जुड़ेगी, इसके बाद मिथुन और याक की पॉपुलेशन भी जुड़ती है। तो अगर टोटल बोवाइन पॉपुलेशन की बात करें तो ये है 302.79 मिलियन, और ये टोटल बोवाइन पॉपुलेशन में हमारा कंट्री फर्स्ट प्लेस पे है, ये पहला स्थान है इसका। इसी तरीके से सीप की पॉपुलेशन जो है वो 74.26 मिलियन है, और ये हमारा थर्ड प्लेस है वर्ल्ड में। गोट की पॉपुलेशन 148.88 मिलियन है, ये सेकेंड पोजीशन पर है गोट की पॉपुलेशन के केस में। इसी तरह पिग हमारा 9.06 मिलियन है हमारे देश में, लेकिन हमारा देश लार्जर पिग प्रोडक्शन कंट्रीज में नहीं है, इसकी रैंक कहीं बहुत नीचे होगी, ये लो रैंक है यहाँ पर। अदर्स यानी कुछ अदर लाइव स्टॉक को देखें तो 0.91 मिलियन है। इसी तरीके से हम टोटल लाइव स्टॉक की बात करें तो टोटल लाइव स्टॉक जो हमारी कंट्री में है दैट इज 535.78 मिलियन।
कहीं कहीं ये 536.7 मिलियन भी लिखा हुआ मिलता है। तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि 535.78 मिलियन ये जो पॉपुलेशन है, जो टोटल लाइव स्टॉक पॉपुलेशन है हमारे कंट्री की, और हम पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लाइव स्टॉक रखने वाले देश हैं। यानी हमारा जो रैंक है वो हमारा फर्स्ट रैंक है पूरे वर्ल्ड में लाइव स्टॉक पॉपुलेशन के केस में। इसी तरीके से पोल्ट्री पॉपुलेशन की बात करें तो जो टोटल पोल्ट्री पॉपुलेशन देखते हैं, माने इसमें हम hen का, डक का और फाउल का पॉपुलेशन जोड़कर टोटल पोल्ट्री प्रोडक्शन बनेगा, तो पॉपुलेशन होगा। तो ये टोटल पोल्ट्री पॉपुलेशन 851.81 मिलियन है, और इसमें हम 7th रैंक पर हैं, यानी हम 7वें स्थान पर हैं पूरे देश में। तो ये हमारा जो है लाइव स्टॉक सेंसस की बात है कि लाइव स्टॉक सेंसस में हमारी पॉपुलेशन हमारे देश में क्या क्या है। अब हम बात करते हैं कि पॉपुलेशन की ग्रोथ कितनी है। जैसे 2012 से में हमारी एक पशुगणना हुई थी, और फिर 2019 में हमने दूसरी पशुगणना की। इस बीच कितना ग्रोथ हुई हमारे लाइव स्टॉक की पॉपुलेशन में, इस बात को थोड़ा सा हम अपने दिमाग में रखेंगे। तो जैसे हम कह सकते हैं कि इंक्रीज इन टोटल लाइव स्टॉक पॉपुलेशन, इंक्रीज इन टोटल लाइव स्टॉक पॉपुलेशन, टोटल लाइव स्टॉक पॉपुलेशन में कितना इंक्रीज हुआ? 4.8%, 4.8% का इंक्रीज इम्प्रूवमेंट हुआ। कब से? 2012 से। यानी 2012 से 2019 के बीच जो हमारी टोटल लाइव स्टॉक पॉपुलेशन में ग्रोथ हुई वो 4.8% हुई। और इंक्रीज इन बोवाइन पॉपुलेशन, हमारे कंट्री में बोवाइन पॉपुलेशन की ग्रोथ कितनी हुई? 1.3%, 1.3% बोवाइन पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट रही। इसमें 2012 से 19 के बीच ये बढ़ा, और 4.8% बढ़ा हमारा टोटल लाइव स्टॉक बढ़ा। तो इस तरीके से पोल्ट्री का अगर हम कहें कि इम्प्रूवमेंट इन पोल्ट्री पॉपुलेशन, पोल्ट्री के पॉपुलेशन में कितनी ग्रोथ रेट रही, तो ये है 16.8% ग्रोथ हुई। तो पोल्ट्री में बहुत अच्छा खासा रेट है, बहुत तेजी से पोल्ट्री का सेक्टर ग्रो किया है हमारी कंट्री में। तो 16.8% इसकी पॉपुलेशन में ग्रोथ दर्ज किया। लेकिन ये बात याद रखने की है कि कैमल एंड डंकी की जो पॉपुलेशन आई थी, कैमल एंड डंकी की जो पॉपुलेशन है ये डिक्लाइन कर रही है, ये ग्रोथ नहीं कर रही, ये कम हो रही है, बढ़ नहीं रही है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि कौन से लाइव स्टॉक हैं जिनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है, नीचे जा रही है, तो वो आएगा इसका आंसर कैमल एंड डंकी। अब एक चीज इसमें से और आप सुन लीजिए और नोट कर लीजिए कि जो हमारे पास लाइव स्टॉक है, हमारी कंट्री में जो लाइव स्टॉक है, टोटल लाइव स्टॉक का, टोटल जो हमारे पास लाइव स्टॉक है इसका 95.7 कह सकते हैं, या 95.78% अगर एग्जैक्ट देखें, ये हमारे यहाँ रूरल एरिया में रहता है। ये हमारे यहाँ रूरल पॉपुलेशन है, और 4.22% ये हमारे यहाँ की अर्बन पॉपुलेशन। अब आप देखिए, इस बात को समझिए कि हमारे रूरल एरिया में जितना भी लाइव स्टॉक है हमारी कंट्री में, उसमें 95%, क्या आप 96% भी समझ सकते हैं कि 95-96% पॉपुलेशन वो रूरल एरिया में रहती है, और केवल 4% पॉपुलेशन, 4.22% पॉपुलेशन ये अर्बन एरिया में है। तो हम ये ध्यान दे सकते हैं कि हमारे यहाँ जो मिल्क का प्रोडक्शन होता है, या कोई भी लाइव स्टॉक प्रोडक्ट जो मिलता है, मीट है, एग है, या ये मिल्क है, तो इसका ज़्यादातर पार्ट हमारा कहाँ से आता है? हमारा ज़्यादातर पार्ट आता है, जो मेजर पार्ट है, दैट इज़ फ्रॉम रूरल एरियाज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको अपने दिमाग में रखना चाहिए, और बहुत कम हमारा अर्बन एरिया से आता है। तो इस तरीके से हम ये जो है बात को, इतना डेटा हम लोग अपने दिमाग में रख सकते हैं। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि लाइव स्टॉक का क्या रोल है, लाइव स्टॉक का रोल क्या है इंडियन फार्मर्स के लिए, या इंडियन फार्मर्स की इकोनॉमी के लिए, वो क्या क्या प्रोड्यूस करता है। तो हम कह सकते हैं रोल ऑफ लाइव स्टॉक, रोल ऑफ लाइव स्टॉक इन इंडियन इकोनॉमी, रोल ऑफ लाइव स्टॉक इन इंडियन इकोनॉमी।
तो इकोनॉमी में इसका क्या कंट्रीब्यूशन है, इस बात को हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि इंडियन इकोनॉमी में लाइव स्टॉक का जो रोल होता है ये क्या प्रोवाइड करता है। तो लाइव स्टॉक प्रोवाइड्स, आप पॉइंट नोट कर सकते हैं, लाइव स्टॉक प्रोवाइड्स livelihood to about 2/3 रूरल पॉपुलेशन। लगभग 2/3 जो रूरल पॉपुलेशन है हमारे यहाँ, उनको ये लिवलीहुड यानी जीविका देता है, वो लाइव स्टॉक सेक्टर है। और क्या कह सकते हैं कि इसमें जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट होता है, इसमें हमारी पूरी कंट्री के 8.8% लोग इसमें शामिल होते हैं। यानी कंट्री का 8.8% जो एम्प्लॉयमेंट है वो हमारा लाइव स्टॉक सेक्टर इसको प्रोवाइड करता है। अच्छा, मिल्क प्रोडक्शन हमारे कंट्री का कितना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आप बिल्कुल हमेशा याद रखिए कि मिल्क प्रोडक्शन हमारा जो 1 साल का मिल्क प्रोडक्शन है, यानी 2023-24 का जो डेटा आया है, 2023-24 में जो हमारी कंट्री का मिल्क प्रोडक्शन रहा वो 239.2 मिलियन मीट्रिक टन, यानी 239.2 मिलियन मीट्रिक टन ये 2023-24 में हमारे कंट्री का मिल्क प्रोडक्शन था। और हमारा कंट्री हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री है, हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री, सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करने वाला देश, इसकी रैंक फर्स्ट है पूरे वर्ल्ड में। और 1 साल में कितना मिल्क का प्रोडक्शन हुआ, इस बात को भी हमें ध्यान में रखना है। तो हमें देखिए लाइव स्टॉक से हमें क्या मिलता है, लाइव स्टॉक से हमें एक तो उसके प्रोडक्ट्स मिलते हैं। प्रोडक्ट्स में क्या मिलता है, इससे हमको मिल्क मिलेगा, मीट मिलेगा, एग मिलेगा, तो ये मेन प्रोडक्ट हमको लाइव स्टॉक से मिलते हैं। इसके बाद और क्या मिलता है, हमें बहुत सारे बाई प्रोडक्ट भी मिलते हैं। तो पहले मेन प्रोडक्ट में ये आ गया, इसके बाद फाइबर है, तो उसके हेयर हैं, वूल है, ये हमारे प्रोडक्ट में आएगा। और बाई प्रोडक्ट में क्या आएगा, जो उसका डंग है, यूरिन है, ये क्या आएंगे, ये बाई प्रोडक्ट में आएंगे। तो हमें ये जो मिलता है बाई प्रोडक्ट में, इसका यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं। देखिए मिल्क का यूज़ क्या करेंगे कि हम मिल्क के और प्रोडक्ट बना के उसका वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। अगर हम मिल्क के कुछ और प्रोडक्ट बना लेते हैं, प्रोसेस्ड प्रोडक्ट, उनको कहते हैं कि इनका हमने वैल्यू एडिशन किया है। इसी तरह से मीट है और मीट के प्रोडक्ट बना सकते हैं, एग है, एग के भी प्रोडक्ट बनते हैं, फाइबर और वूल के भी जो इंडस्ट्री में इसके प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। डंग और यूरिन को हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, इसको हम FYM की तरह, यानी फार्म यार्ड मैन्योर, जिसको कहते हैं कि ये गोबर की खाद है, और इसमें ऑर्गेनिक मैटर होता है, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो क्रॉप के लिए ज़रूरी हैं, सॉइल के लिए ज़रूरी हैं। सॉइल के लिए ऑर्गेनिक मैटर इस समय बहुत कम होता जा रहा है हमारी कंट्री के सॉइल में। तो हमें अब ये रिकमेंडेशन की जाती है कि आप अपने खेतों में FYM जरूर डालिए। तो हमको वो FYM कहाँ से मिलता है, फार्म यार्ड मैन्योर, ये मिलता है हमको डंग से और इसके यूरिन से। इसके अलावा और क्या हो सकता है, इस डंग को हम बायोगैस प्लांट में यूज़ कर सकते हैं। तो बायोगैस प्लांट में यूज़ करके हम उससे बायोगैस प्रोडक्शन कर सकते हैं, जिसको हम लाइटिंग में या और कहीं पर उससे जनरेटर चलाने में या इंजन में उसका यूज़ कर सकते हैं, या कुकिंग के लिए कर सकते हैं। और इसके अलावा बायोगैस से जो स्लरी निकलती है वो हम FYM की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो हमें इस डंग और यूरिन से, बाई प्रोडक्ट से भी हमको कई सारे हम चीज़ें कर सकते हैं। इसी तरीके से ये सब क्या है, स्लरी और FYM क्या है, ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। तो ऑर्गेनिक एनिमल हस्बेंड्री, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात आजकल बहुत जोर दिया जाता है, क्योंकि जो हम फार्मिंग करते हैं उसमें हम बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं। वो केमिकल के रेजिड्यूज उसके प्रोडक्ट में आते हैं। जब उस प्रोडक्ट को हमारा एनिमल खाता है या ह्यूमन बीइंग कंज्यूम करता है तो उससे बहुत सारे डिजीज़ हो जाते हैं। तो इसलिए हमें उसको
रोकने के लिए, इन डिजीजेस को रोकने के लिए हम लोग कहते हैं कि अब ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स आप यूज़ करें ज़्यादा से ज़्यादा और केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ कम कर दें। वहाँ भी ये एक माइल स्टोन है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। या नेचुरल फार्मिंग की बात करते हैं तो नेचुरल फार्मिंग में भी यही सारे जो है फर्टिलाइजर्स यूज़ होते हैं। तो ये हमारा वो हो गया। और इसके अलावा हमको लाइव स्टॉक से ड्राफ्ट पावर मिलता है। यानी ड्राफ्ट पावर क्या है कि जो ट्रांसपोर्ट के लिए हमारे जो हार्स, पोनी और डंकी हैं, ये ड्राफ्ट पावर के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो अब तो इसका यूज़ कम हो गया है मशीनों के यूज़ होने के कारण, लेकिन एक समय था कि जब ये मेन ड्राफ्ट पावर थे हमारी कंट्री के। और आज भी ये आर्मी में यूज़ किए जाते हैं कि जब कभी हिल एरिया में किसी उन्हें लॉजिस्टिक को, कुछ उनके सामानों को ट्रांसपोर्ट करना होता है पहाड़ी इलाकों में, तो वो इन्हीं के थ्रू उनका जो है ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ये ड्राफ्ट पावर भी हमको इन्हीं लाइव स्टॉक के वहाँ से मिलती है। इसके अलावा लाइव स्टॉक को स्पोर्ट या रिक्रिएशन के लिए यूज़ किया जाता है। कई स्टेट्स में आपने सुना होगा कि कॉक फाइट कराते हैं, यानी मुर्गों को लड़ाते हैं, कॉक फाइट कराते हैं, या लैम्ब फाइट कराते हैं, मेमनों को लड़ाते हैं, या कई जगह बुल फाइट किया जाता है, बुल फाइट। ये उनके कुछ रिचुअल्स होते हैं, कुछ उनके फेस्टिवल होते हैं जिनमें वो इस तरह से एनिमल्स का यूज़ करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि लाइव स्टॉक हमारा जो है, जिनके पास ज़मीन नहीं है, जो लैंडलेस लोग हैं, जिनके पास ज़मीन नहीं है, वो खेती नहीं कर सकते। और जब खेती नहीं कर सकते हैं तो उसको उनकी जीविका कैसे चलेगी? तो लाइव स्टॉक रियर कर सकते हैं और लाइव स्टॉक रियर करके अपना जो है खर्च चला सकते हैं। अब हम लोग जल्दी से बात कर लेते हैं कि इंडिया की जो रैंक है, वो कहाँ पर इसमें जो है फर्स्ट रैंक किन किन चीज़ों में है? पूरे वर्ल्ड में इंडिया की फर्स्ट रैंक किन किन चीज़ों में है? तो यह टोटल मिल्क प्रोडक्शन में है। अभी हमने बताया था कि टोटल मिल्क प्रोडक्शन में हमारा इंडिया फर्स्ट रैंक में है। टोटल लाइव स्टॉक पॉपुलेशन में है, टोटल लाइव स्टॉक पॉपुलेशन में इसकी फर्स्ट रैंक है। और ये बफेलो पॉपुलेशन में फर्स्ट रैंक है, बफेलो पॉपुलेशन में है। और टोटल बोवाइन प्रोडक्शन, देखिए टोटल बोवाइन प्रोडक्शन पॉपुलेशन में ये फर्स्ट रैंक है। लेकिन अगर कहा जाए कि कैटल की पॉपुलेशन में इसकी कौन सी रैंक है, तो सेकंड रैंक है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। इसी तरह सेकंड रैंक इसमें है, ये कैटल की पॉपुलेशन में हमारा कंट्री सेकंड रैंक पर है। थर्ड रैंक है हमारा कंट्री एग के प्रोडक्शन में, थर्ड है। और सीप की पॉपुलेशन में भी हमारा कंट्री थर्ड रैंक पर है। और तो आइए दोस्तों बात कर लेते हैं लास्ट में, आखिरी में, कि इंडिया के स्टेट्स में किस चीज़ का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले लेते हैं कि हाईएस्ट लाइव स्टॉक पॉपुलेशन किस स्टेट की है। तो हाईएस्ट लाइव स्टॉक पॉपुलेशन इंडिया में उत्तर प्रदेश की है, यूपी की है। जैसे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इंडिया की है और इंडिया में किस स्टेट में है, वो यूपी में सबसे ज़्यादा लाइव स्टॉक पॉपुलेशन होती है। इसी तरह से हाईएस्ट पोल्ट्री पॉपुलेशन, जो टोटल पोल्ट्री पॉपुलेशन है, वो सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा पोल्ट्री पाया जाता है। सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश का है। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन इंडिया का है और इंडिया में सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश का है। इसी तरीके से एग प्रोडक्शन में आंध्र प्रदेश पहले नंबर पर है, आंध्र प्रदेश का फर्स्ट प्लेस है। मीट प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। तो हाईएस्ट मीट प्रोडक्शन अगर कभी पूछ दिया जाए तो वो उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। वूल का प्रोडक्शन, ऊन का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है राजस्थान में, क्योंकि वहाँ पर सीप रियरिंग ज़्यादा होती है, इसलिए राजस्थान में सबसे ज़्यादा वूल का प्रोडक्शन होता है। जबकि सीप का जो पॉपुलेशन है, जो सीप का प्रोडक्शन है, वो तेलंगाना में सबसे ज़्यादा होता है। और पिग के लिए हमने बताया था कि नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा पिग का कंजप्शन होता है, तो आसाम में सबसे ज़्यादा पिग का पॉपुलेशन है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन पिग का वहाँ पे होता है। तो इसमें देखिए इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है, वो चीज़ इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा लाइव स्टॉक किस स्टेट में है, यूपी में है। पोल्ट्री तमिलनाडु में है। मिल्क का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा यूपी का है। एग आंध्र प्रदेश का सबसे ज़्यादा है और मीट उत्तर प्रदेश का है। ऊन
का उत्पादन वूल राजस्थान का है और पिग का उत्पादन सबसे ज़्यादा आसाम में होता है। तो ये स्टेट हमें कुछ चीज़ें हमें अपने दिमाग में रखनी होती हैं, इसमें कुछ प्रश्न आ जाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इंडिया का मिल्क प्रोडक्शन बहुत पूछा जाता है कि इंडिया का मिल्क प्रोडक्शन कितना है, उसे आप लोग जरूर याद रखें। और सबसे लास्ट में एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम बताना चाहेंगे यहाँ पर कि जो एनिमल हस्बेंड्री का है या लाइव स्टॉक हस्बेंड्री का, एनिमल हस्बेंड्री का जो कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन टू नेशनल जीडीपी, कंट्रीब्यूशन टू नेशनल जीडीपी, यानी इंडिया की जीडीपी में इसका कितना रोल है, कितना कंट्रीब्यूशन है, उसको जरूर आप कहीं ना कहीं लिख लीजिए। नेशनल जीडीपी में इसका 4.11% इसका कंट्रीब्यूशन है। और एग्रीकल्चर जीडीपी में कंट्रीब्यूशन टू एग्रीकल्चर जीडीपी, यानी जितना पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर में है उसमें से इसका कंट्रीब्यूशन 25.6% है। तो 25.6% हमारा एग्रीकल्चर की जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन है और इंडिया की जीडीपी में 4.11% है। ये प्रश्न कम से कम 90% एग्जाम में पूछा जाता है। जितने भी एग्जाम दिए जाएंगे उसमें 90% टाइम्स ये प्रश्न जरूर मिलता है कि इंडिया की जीडीपी में लाइव स्टॉक का कंट्रीब्यूशन कितना है। और कभी कभी एग्रीकल्चर जीडीपी में लाइव स्टॉक का कंट्रीब्यूशन पूछ लिया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इसमें इंट्रोडक्शन के तौर पर हमने आज बताया कि इंडियन इकोनॉमी में लाइव स्टॉक सेक्टर का क्या रोल है और जो लाइव स्टॉक फार्मर्स के लिए, इसकी इकोनॉमी के लिए इसका क्या योगदान हो सकता है। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म की जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू। तो अगर आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने और दोस्तों को शेयर करिएगा जिससे कि उनको भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।